हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के फिफ्थ यूनिट के बारे में, जो कि है हिस्ट्री का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1700 टू 1950, मतलब कि भारत का इतिहास 1700 से लेकर 1950 तक का जो आपकी बुक है, उसके यूनिट 5 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट की ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं, जो कि काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, तो आप पहले उसे देखिए, उसके बाद आज की वीडियो देखिए। आज की वीडियो में हम बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें सेकेंड और थर्ड आता है। आपका जो आज की वीडियो का पहला पार्ट है वो है ज्योतिबा फुले और अंबेडकर का जाति का सवाल, किसान और आदिवासी आंदोलन आपका सेकंड पार्ट है आज की वीडियो का। ठीक है, तो ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि DU, SOL, NC वेब या फिर इग्नू से है और आपके पास सेम सिलेबस है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऑफलाइन एग्जाम्स देने जा रहे हैं अगर आप, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कहीं भी स्किप ना करें। बात करें दलित आंदोलन में ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ज्योतिबा फुले का जन्म पुणे में 1827 में माली जाति में हुआ था। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था पुणे में 1827 सन में, और कहाँ, किस जाति में? माली जाति में हुआ था। उनके परिवार ने पेशवा के घर में फूलों की आपूर्ति की थी, इसीलिए उनके नाम में फुल्ले देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनके नाम में फुल्ले देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि उनके परिवार ने पेशवा के घर में फूलों की आपूर्ति की थी। ठीक है, एक बच्चे के रूप में वह बुद्धिमान थे। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले जो थे एक बच्चे के रूप में काफ़ी बुद्धिमान थे। उन्होंने पुणे के स्टॉकिश मिशन स्कूल से अपनी क्या बेसिक स्टडीज कंप्लीट करी थी। स्टॉकिश मिशन स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और 1847 में अपनी अंग्रेजी की पूरी पढ़ाई उन्होंने वहीं से कंप्लीट करी थी। जब वे एक बच्चे थे तो वे थॉमस पेन्स राइट्स ऑफ मैन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उनका मत था कि ईश्वर की संतान के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त है, चाहे वह किसी भी जाति या पंथ का क्यों ना हो। ठीक है, तो जो ज्योतिबा फुल्ले थे उनको, उनकी जो मान्यताएं थी वो थी कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान ईश्वर की एक संतान है और सबको समान जो दर्जा है वो प्राप्त होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति ऊंची जात का हो, चाहे वो व्यक्ति नीची जात का हो। ठीक है, इस प्रकार की उनकी सोच थी। उन्होंने भीड़े में कम उम्र में अछूतों लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। ठीक है, तो अछूत लड़कियों के लिए शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने एक स्कूल खोला कम उम्र में। स्थानीय ऊंची जाति के लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, तो उन्हें स्कूल बंद करने या इलाका छोड़ने के लिए कहा गया। तो उन्होंने जगह छोड़ दी, लेकिन जल्द ही उन्होंने प्रमुख यूरोपीय और भारतीय धन जुटाना के बाद फिर से काम आरंभ कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने इस कम उम्र में लड़कियों के लिए, अछूत लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ठीक है, परंतु वहाँ का जो स्थानीय जगह थी वहाँ पे ऊंची जाति के लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करा, और तो और उनको कहा गया या तो आप जगह छोड़ दीजिए या फिर आप स्कूल बंद कर दीजिए। तो उन्होंने जगह छोड़ दी, पर कुछ समय बाद उन्होंने यूरोप और भारत के जो अमीर, जो बड़े लोग थे, जो कि इस काम में भी लगे हुए थे, अछूतों के लिए, दलितों के लिए काम कर रहे थे, तो उनसे धन इकट्ठा करके अपना काम फिर से आरंभ करा। ठीक है, उन्होंने कुछ 3 स्कूल खोले थे अनुसूचित जनजातियों के लिए और दलितों के लिए, वो देखते हैं। तो पहला आता है बुधवार पेठ में एक बालिका विद्यालय, 1851 में खोला। रस्ता पेठ में एक स्कूल जो कि 1851 में था, और फिर वाइटल पेठ में एक स्कूल जो कि 1852 में था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के स्कूल उन्होंने ओपन करे थे। फिर आता है उन्होंने निम्न जाति के छात्रों के लिए पहला देसी पुस्तकालय खोला। ठीक है, मतलब देसी लाइब्रेरी खोली थी ताकि निम्न जाति के लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकें। 1855 में ज्योतिबा ने अपने घर पर और इस काम में एक रात का स्कूल शुरू किया। उनकी पत्नी ने इसमें उनकी बहुत मदद करी। ठीक है, तो 1855 में ज्योतिबा फुल्ले ने एक नाइट स्कूल भी ओपन करा था। 1857 में सरकार ने उन्हें स्कूल के लिए जगह भी दी थी। ठीक है, 1857 में जगह प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट ने, ताकि आप स्कूल खोलिए, रन करिए। ठीक है, जिस प्रकार के आप बच्चे चाहते हैं, अछूत, दलित, ये सब आके पढ़ सके। ठीक है, 1860 में ज्योतिबा ने विधवाओं के लिए अनाथालय की स्थापना की, जिससे बेसहारा महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। 1873 में ज्योतिबा ने दलितों और अछूतों के लिए मानवाधिकार व सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए सत्य शोधन समाज की स्थापना की। ठीक है, सत्य शोधन समाज की स्थापना करी गई ताकि जो दलित लोग हैं
ठीक है, उनको क्या हो, उनका मानव अधिकार अगर उनसे कोई छीन रहा है तो वो उसके लिए काम वहाँ पे काम आएगा, ठीक है, और सामाजिक न्याय उनको देने में मदद करेगा। जो ज्योतिबा फुल्ले और उनकी पत्नी थी वो सती प्रथा और बालिका विवाह के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी। वह पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थी और वह चाहते थे कि 12 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग करी, ठीक है। जैसा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, 8वीं क्लास तक गवर्नमेंट के द्वारा पढ़ाया जाता है प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे ही वो चाहते थे कि 12 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाए। उन्होंने बम्बई में मिलों में काम करने वाले लोगों के साथ साथ किसानों की जो बेहतर रहने की स्थिति है उसके लिए भी आंदोलन किया था, और उसमें से ज़्यादातर लोग क्या थे, अछूत थे। उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के लिए तकनीकी शिक्षा की भी वकालत की, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे क्यों ना हो, ठीक है। ये एक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योतिबा फुल्ले चाहते थे कि गांव में जहाँ पे टीचर्स या फिर स्कूल नहीं पहुँच सकता वहाँ पे भी जाके लोगों को शिक्षित किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को भी शिक्षा के बारे में पता चले और वो शिक्षा ग्रहण कर सके। फिर आता है, उन्होंने प्रेस के माध्यम से अपनी सामाजिक आर्थिक विचारधारा का प्रसार किया। उन्होंने हमेशा हिंदू समाज में दलितों के उत्थान के लिए समर्पित निस्वार्थ जीवन व्यतीत किया, ठीक है। तो उन्होंने ज्योतिबा फुल्ले ने और उनकी पत्नी ने अपना पूरा का पूरा जीवन दलितों के लिए लगा दिया, ठीक है, कि दलितों की जो स्थिति है वो और अच्छी हो सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि फुल्ले वास्तव में समाज सुधारक थे, जो दलित के कल्याण के लिए जीते और मरे, जिनका उत्थान हर दृष्टि में उनकी हृदय प्रिय था, ठीक है। दूसरे आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर एक सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और विद्वान थे। उन्होंने भारत के सामाजिक इतिहास का व्यापक अध्ययन किया था, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी जो शिक्षा है वो ग्रहण करी थी, हर क्षेत्र में ग्रहण करी थी, ठीक है, और उन्होंने भारत का जो इतिहास है उसे काफ़ी बड़े स्तर तक पढ़ा था। अंबेडकर के पूरे जीवन को उनके व्यक्तिगत अनुभव, कड़वे और अपमानजनक उन अन्य अछूतों के अनुभव के आकार दिया गया था जिन्हें वे देखने आए थे और पूर्वजों ने जो अतीत में पीड़ित थे, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर भी गए थे, ठीक है। तो जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आए तो उन्होंने आके यहाँ देखा कि जैसी स्थिति वो छोड़ के गए थे वैसी स्थिति ही है, ठीक है। अछूतों के साथ, दलित जाति के साथ, नीची जाति के साथ वैसी ही चीज़ें करी जाती हैं जैसी जब वो थे तब भी करी जाती थी। उन्होंने भी ये सब चीज़ें फेस करी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी निचली जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो वही ये देखने आया और उन्होंने देखा कि जो उनके पूर्वजों ने झेला, जो भीमराव अम्बेडकर ने झेला, वही उनके सामने आने वाली पीढ़ी झेल रही है। तो उन्होंने इसके लिए बड़े स्तर पर काम किया। जब एक सामाजिक प्रथा के रूप में अस्पृश्यता को शुरू में हिंदू समाज द्वारा देखा जा रहा था और संस्थागत हो गए और हिंदू समाज व्यवस्था में अंतर्निहित हो गए, ठीक है। तो जब अस्पृश्यता, छुआछूत शुरुआत में जब भारत में आई थी, हिंदू धर्म में ये आई थी, तब इसको एक प्रथा के रूप में देखा जा रहा था, परंतु कुछ समय बाद ही ये पूरी तरह से हिंदू धर्म में फैल गई और इसने हिंदू धर्म को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ से प्रभावित हुआ। हिंदू जाति जानबूझकर निचली जाति को हिंदू धर्म के भीतर उच्च जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक बढ़ने से रोकती है। भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि हिंदू जाति के बड़े जो उचली जाति के लोग हैं वो निचली जाति के लोगों को हमेशा दबाते हैं ताकि निचली जाति के लोग आगे ना बढ़ सकें, ठीक है। अगर वो आगे बढ़ जाएंगे तो वो उनकी बराबरी में आ जाएंगे, इसीलिए वो लोग इनको डराते हैं। फिर आता है 1927 में महाड़ा में उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं खींचने देने के जाति हिंदुओं के फैसले का विरोध किया। 10,000 लोगों के साथ भीड़ का नेतृत्व किया, ठीक है। तो सबसे पहला नेतृत्व उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में किया था, जहाँ पे अछूतों को कुएं से पानी ना खींचने दिए जाने पर इनका विरोध किया। 10,000 लोगों के साथ उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया। अम्बेडकर ने 10,000 लोगों के साथ चौकीदार टैंक तक मार्च किया और पानी का उपयोग करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। इससे अछूतों को पता चला कि उनकी ताकत उनकी संख्या में है, ठीक है। तो सबसे पहला आप कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नेतृत्व हुआ था वो हुआ था पानी को लेकर 1927 में 10,000 लोगों की भीड़ के सामने, ठीक है। उन्होंने अपना अधिकार प्रस्तुत किया और फिर अछूतों को ये पता चल गया था कि अगर वो ग्रुप में रहेंगे ना तो उन लोग को जो मनवाना है वो मनवा सकते, परंतु अगर वो एक एक व्यक्ति करेगा तो ये कुछ नहीं मान्यता होगा। इसने अछूतों को नागरिक अधिकारों के संबंध में शिकायत की प्रकृति की और भी ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। तो अछूतों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ था इस चीज़ के बाद। विरोध ने कई रूढ़िवादी हिंदुओं के बीच चिंता का बड़ा कारण बन गई थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई इसके बाद से रूढ़िवादी हिंदू जो थे वो काफ़ी चिंता में आ गए थे।
चौकदार तालाब के पुजारियों द्वारा गाय के गोबर, गौमूत्र, दही और मिश्रण से इसे क्या किया गया, शुद्ध किया गया। जब अछूत ने उसको प्रयोग कर लिया तो वहाँ के पुजारियों ने उस जगह को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए काम किया। 1929 में उन्होंने मंदिर प्रवेश अभियान शुरू किया और अछूतों को अनुमति देने के बजाय कई मंदिरों को ही बंद कर दिया। ठीक है, तो 1929 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो मंदिर में अछूत को जाने के लिए मना किया जाता है उसके लिए उन्होंने कार्य किया। ठीक है, एक मिशन स्टार्ट किया, अभियान स्टार्ट करा, मंदिर प्रवेश अभियान। ठीक है, और उसके तहत उन्होंने कई सारे मंदिरों को पूरी तरह से बंद कर दिया। 15,000 की संख्या में अछूतों ने नासिक के श्री राम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करी। उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। तब वे मंदिर के में प्रवेश करने में अपने लगे रहे और क्या हुआ, दंगे भड़क गए। तो नासिक के श्री राम मंदिर के अंदर घुसने की जबरदस्ती कोशिश के कारण कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और दंगे और भड़क गए, तो वहाँ पे काफ़ी हिंसा की स्थिति पैदा हुई थी। हालांकि मंदिर प्रवेश अभियान ने अछूतों के लिए व्यापक सुधार नहीं किए, लेकिन भारत और बाहरी दुनिया ने इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जब ये मंदिर प्रवेश अभियान जब स्टार्ट किया गया तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ, परंतु पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो इस अभियान की तरफ आया और इन लोगों के ध्यान में पड़ा। अम्बेडकर अछूतों के निर्विदित नेता बन गए। अछूतों ने महसूस किया कि उन्हें आम समस्या का सामना करने के लिए एक साथ होना जरूरी है। आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। साइमन कमीशन भारत में सरकार व्यवस्था की जांच और रिपोर्ट देने आया था, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया। हालांकि अम्बेडकर ने इस अवसर का उपयोग किया और दलितों की शिकायतों को रखने के लिए एक जगह मानी। ठीक है, अम्बेडकर ने लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग भी करी थी। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े स्तर पर काम किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लंदन भी गए हैं ताकि वो अछूतों के लिए जो भी हो सके वो कर सकें। ठीक है, हालांकि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश लोग सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे थे। अधिकांश भारतीय प्रतिनिधि अपने देश के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ अछूतों के लिए काम कर रहे थे। फिर आता है 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसने दलितों को 2 प्रकार के वोट प्रस्तुत किए। ठीक है, तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा करने के बाद दलितों को 2 प्रकार के वोट दिए जाने की बात हुई, जिसमें पहला वोट था प्रांतीय विधानसभा। एक प्रांत की जो विधानसभा है उसमें दलित अपने चुनाव लड़ने के लिए एक प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। वहीं दूसरा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सामान्य लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, उन क्षेत्र में हिंदुओं के साथ वोट देने का भी उनको अधिकार दिया गया। अन्य अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया। गांधी इस पुरस्कार का विरोध में थे। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो आमरण अनशन गांधी जी द्वारा शुरू कर दिया गया था क्योंकि वो इस चीज़ के विरोध में थे कि सांप्रदायिक पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए अछूतों को। ठीक है, वह हिंदुओं को अछूत और अछूतों से विभाजित करने के खिलाफ थे। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे वो नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को अछूतों से अलग किया जाए या फिर अछूतों को हिंदुओं से अलग किया जाए। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता एक नैतिक समस्या है, ना कि संवैधानिक सिद्धांत से निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो गांधी जी का सिंपल सा मानना था कि अस्पृश्यता जो छुआछूत है वो प्रत्येक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स है, ना कि वो किसी संविधान से सुलझाई जाने वाली प्रॉब्लम। गांधी की मृत्यु के डर से अम्बेडकर को कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ समझौता करना पड़ा, मजबूर हो गए, जैसे जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ एक क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, समझौता किया, और जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीदवार खड़ा होगा, ठीक है, उसको हिंदू और दलितों के द्वारा दिए गए वोट के अकॉर्डिंग ही चुना जाएगा। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने उन कारणों को बताया, विस्तार में बताया उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों खारिज कर दिया। ठीक है, तो अपनी पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों खारिज कर दिया, इसके कारण भी उन्होंने बताया उस पुस्तक में। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था धार्मिक सिद्धांत पर आधारित थी और जाति व्यवस्था को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब वह धार्मिक सिद्धांत पर आधारित ना हो। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि अगर जाति व्यवस्था धर्म के आधार पर नहीं होती तो हम जाति व्यवस्था को समाप्त कर सकते थे, परंतु वो धर्म के आधार पर, इसीलिए उसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
1930 के दशक के अंत में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। में प्रांतीय परिषद के चुनाव में इसने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि कांग्रेस इससे अधिकांश सीटें जीती थी। ठीक है, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इस पार्टी ने 1937 के प्रांतीय परिषद चुनाव में प्रदर्शन तो अच्छा किया, परंतु कांग्रेस पार्टी इससे ज़्यादा वोट ले चुकी थी, क्योंकि वो पूरे भारत की पार्टी थी। ठीक है, और वो कांग्रेस पार्टी इससे पहले की भी थी। अम्बेडकर चुने गए और दलितों के लिए लड़ने के लिए इस पद का उन्होंने इस्तेमाल किया। अम्बेडकर ने 1942 में दलितों के लिए एक राजनीतिक निकाय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक राजनीतिक निकाय चालू किया जिसका नाम था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। 1945 के चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रहे। ठीक है, तो 1945 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। अनुसूचित जाति संघ ने मंत्रिमंडल में दलितों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो अनुसूचित जाति संघ ने मंत्रिमंडल में काफ़ी बड़े स्तर पर काम करा ताकि जो दलित हैं उनके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें या व्यवस्था लाई जा सके। 1947 के संविधान सभा में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। यह धारा अस्पृश्यता को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में विफल रही। ठीक है, तो जब 1947 में भारत का संविधान लिखा गया, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही वो संविधान लिखा था। तो क्या हुआ, 1947 में जो संविधान था उसमें एक धारा लाई गई ताकि जो अस्पृश्यता, छुआछूत, दलितों के साथ गलत चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब को रोकने के लिए एक धारा लाई गई, परंतु ये धारा भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाई थी अस्पृश्यता को। ठीक है, 1947 में कांग्रेस सरकार के कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जितना हो सके उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। वह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिन्हें देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने इस शिकायत के साथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया कि सरकार दलितों के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर रही है। फिर आता है, उन्होंने अपने शेष बचे जीवन में दलितों के भविष्य की नींव रखी और नींव रखने के लिए बिताया। उन्होंने अछूतों के लिए अधिकांश बंजर भूमि और पुनर्वितरण के लिए प्रयास किया। ठीक है, तो उन्होंने अछूतों के लिए बंजर भूमि और पुनर्निर्मित भूमि का मांग करी। उन्होंने अंबेडकर की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद एक सोसाइटी भी बनाई गई, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, जो कि क्या काम करती है, कॉलेज और स्कूल बनाती है और स्थापित करने का काम करती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की और उन्होंने आधे मिलियन के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अछूतों के बीच बौद्ध धर्म को अपनाने के संदेश का प्रचार दिया। ठीक है, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक पार्टी बनाई गई। ठीक है, इस पार्टी ने आधी मिलियन से ज़्यादा संख्या के लोगों के साथ क्या करा, बौद्ध धर्म को ग्रहण करा और एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया पूरे विश्व के सामने। ओरिजिनल नोट्स जो हैं ये जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी लिंक मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फिर आता है आपका दूसरा जो चैप्टर है, 1760 से 1857 में दो प्रकार के विद्रोह, कृषि और आदिवासी विद्रोह को समझाइए। तो पहले बात करते हैं कृषक विद्रोह का कि कृषक विद्रोह क्या है। करों के बढ़ते भार, भूमि से बेदखली और बंगाल में पड़े अकाल से किसान बहुत बड़े वर्ग निर्धन हो चुका था। ठीक है, तो कर गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कर को बढ़ाती जा रही थी, टैक्सेस को। ठीक है, जो लोग नहीं भर पाते थे उनसे भूमि छीन ली जाती थी और बंगाल में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो क्या हुआ, किसानों का बड़ा वर्ग निर्धन हो गया था, जिसके पास कोई धन नहीं होता, उस प्रकार का वो वर्ग बन गया था। भूमि से बेदखल, इसमें से बहुत से लोग सन्यासी और फकीर बन गए थे। ठीक है, तो भूमि से निकाले गए लोग क्या बन गए थे, सन्यासी, फकीर बन गए। हालांकि ये धार्मिक भिखारी थे, फिर भी अमीरों के खजाने और गोदाम और स्थानीय सरकार के खजाने को लूटते थे और वही लूटा हुआ क्या करते थे, जनता में बांट देते थे। यह सन्यासी अक्सर अपना धर्म गरीबों में बांट देते थे और इन्होंने अपनी स्वयं की सरकार स्थापित कर ली थी। यद्यपि ये ब्रिटिश शासक के सशक्त दमनकारी उपायों के सामने अपने संघर्ष को ज़्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रख पाए। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये लोग ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासियों के आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या लिखा, एक उपन्यास को प्रस्तुत किया था। बंगाल के दो जिले रंगपुर और दिनाजपुर के किसान राजस्व ठेकेदार के अत्याचार से दुखी थे। ऐसे एक राजस्व ठेकेदार देव सिंह ने कर वसूलने करने के लिए किसानों पर अत्याचार करना भी आतंक फैला रखा था। ठीक है, तो जो
आप कह सकते हैं कि देव सिंह नामक एक ठेकेदार था, ठीक है, उसने कर वसूलने के लिए किसानों की काफ़ी बुरी हालत कर रखी थी, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, किसान भड़क उठे और विद्रोह हो गया। जब ब्रिटिश अधिकारी किसानों की रक्षा करने में विफल रहे तो किसानों ने कानून को अपने हाथ में लेना सही समझा। उन्होंने स्थानीय कचहरी और ठेकेदार और सरकारी कर्मचारियों के गोदामों पर आक्रमण कर दिया। विद्रोहियों ने अपने स्वयं की सरकार बनाई तथा कंपनी एजेंट को राजस्व के भुगतान करने से भी बंद कर दिया। तो जो किसान हैं, ठीक है, निर्धन वर्ग है, उन्होंने अपने आप काम करना चालू करा, उन्होंने हमला करा और वहाँ से सामान छीना, साथ में जो कर होता है उसे भी देने से मना कर दिया था। यह विद्रोह 1783 में हुआ। विद्रोहियों को अंततः कंपनी के आधिकारिक समक्ष समर्पण करना पड़ा। दक्षिण भारत में भी स्थिति अलग नहीं थी। बेदखल किए गए भू राजस्व भूस्वामियों और विस्थापित किसानों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो सिंपल था, ये सारा विद्रोह का सिर्फ एक ही कारण था कि उनसे उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी, टैक्स जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर लिया जा रहा था, ठीक है। तो इनका सिंपल सा एक ही पॉइंट निकलता है कि भू राजस्व छीनने के कारण, अधिक टैक्स भरने के कारण किसान परेशान हो गए थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तमिलनाडु, मालवार और तटीय आंध्र प्रदेश के पलिंगरों ने 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औपनिवेशिक शासन के विरोध किया था, ठीक है। तो तमिलनाडु के मालवार, तटीय के और आंध्र प्रदेश के जो पलिंगार थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्या करा, विरोध कर दिया। मपीलों का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। मपीलों का यहाँ बस गए थे अरब जाति। मपील के वो लोग थे जो अरब जाति के लोग थे, परंतु यहाँ आके बस गए और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। इनमें ज़्यादातर भूमि का किराया देकर खेती करने वाले भूमिहीन छोटे व्यावसायिक तथा मछुआरे थे। ब्रिटिश द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत के दशक में मालाबार पर विजय तथा मालाबार में ब्रिटिश भू राजस्व प्रशासन के प्रारंभिक होने से मलिप्प भड़क उठे। अधिक कर निर्धारण, अवैध कर भूमि और बेदखली तथा भू स्वामित्व का विद्रोह किया गया, ठीक है। तो जितना भी ये प्रॉब्लम्स थी, ये सब सिर्फ कर देने की थी, ठीक है, ज़मीन के छिन जाने की ये प्रॉब्लम्स थी। धर्म गुरुओं ने मपीलों की एकता को मजबूत प्रदान करने और ब्रिटिश विरोध चेतना का विकास करने में सहायता की। इन मपीलों और औपनिवेशिक शासकों द्वारा दमन किया गया, ठीक है। उत्तर भारत से पश्चिम और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जदों के सन 1924 में विद्रोह किया। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र विद्रोह का आम केंद्र था। गुजरात और कोलिया ने विद्रोह भी किया, ठीक है। तो बड़े स्तर पर काम हुआ था। बम्बई, हरियाणा, मद्रास, ठीक है, गुजरात, इन सब जगहों पे क्या हुआ, विद्रोह होना चालू हो गया था। फिर आता है आदिवासियों का विद्रोह। औपनिवेशिक शासन की स्थापना से आदिवासी लोग भी प्रभावित हुए। जन समुदाय की मुख्य धारा से अलग अलग रहने वाले आदिवासी अपने स्वयं के संसार में रहते थे और इन पर उनकी स्वयं की परंपराएं और रीति रिवाज लागू होते थे, ठीक है। तो आदिवासी जो बेसिक लोग होते हैं, ठीक है, समान लोग होते हैं, उनसे अलग होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो वो अपना जीवन वहीं काटते थे, ना कि वो किसी और पे आश्रित थे। औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों की भूमियों पर अपना अधिकार कर लिया और आदिवासियों को जबरन भूमि छीन ली गई। तो आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ, वहीं पे आदिवासी इसी चीज़ से परेशान हुए। आदिवासी अपनी भूमि में औपनिवेशिक शासन में प्रवेश से क्रोधित थे। वो सिंपल से गुस्सा थे कि औपनिवेशिक शासन उनकी ज़मीन क्यों छीन रहा है। खानदेश की भील और सिंह भूमि के कोलों का उदाहरण ले, ये अपनी मुख्य धारा के शासन स्वतंत्र थे, ठीक है। तो उस समय जब औपनिवेशिक शासन आया था तो ये लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, परंतु इनके क्षेत्रों पर ब्रिटिश का कब्जा होना और इन आदिवासियों भूमियों का व्यापारिक साहूकार और ब्रिटिश प्रशासन के प्रवेश से आदिवासी भूमियों में व्यापारी साहूकार और ब्रिटिश प्रशासन के प्रवेश से आदिवासी मुख्य धारा के अधिकार कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन दो बार लिखी हुई है। तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि जब ब्रिटिश शासन भारत में आया और उन्होंने आदिवासियों को ज़मीन छीनना आरंभ किया तो क्या हुआ, जो आदिवासियों के अधिकार थे उस क्षेत्र पर, वो अधिकार उनसे छीन लिए गए। अब वो उनके पास कोई अधिकार नहीं रहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन विद्रोह का दमन किया गया। इस प्रकार संथल जाति, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, संथल जाति के लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा के बड़े भू क्षेत्र भूभाग में रहते थे, ठीक है। तो जो आप कह सकते हैं कि
आदिवासी लोग थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा पर बड़े भूभाग में रहते थे। उनकी आजीविका जंगल और वनस्पति और प्राणियों पर निर्भर थी। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक होने से उन्हें जंगल की भूमियों को साफ करना पड़ता था, और जब वे इन भूमियों पर खेती करना प्रारंभ कर देते थे तो उनसे ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन का कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि एक तो उनको दबाव दिया जाता था, ठीक है, ज़मीन छोड़ने के लिए, और अगर वो नहीं छोड़ते थे तो उनसे ज़मीन जबरन छीन ली जाती थी। अगर वो खेती करते थे तो भी जबरन छीन ली जाती थी उनसे ज़मीन। इस प्रकार उनकी भूमियाँ और भूस्वामी व्यापारियों और साहूकारों के प्रवेश से साधारण जिंदगी जीने वाले संथालों की दुर्दशा हुई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उनकी भूमि पर भूस्वामी, व्यापारियों और साहूकार का प्रवेश होने लगा था, तो उनकी क्या हुई, स्थिति बिगड़ती चली गई। उन्होंने अत्याचार सहे। इस अत्याचार ने संथालों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी ज़मीन को वापस लेने और अपनी खुद की सरकार स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या करा, ज़मीन हासिल करेंगे और अपनी खुद की गवर्नमेंट तैयार करेंगे। इन विद्रोही संथालों को ग्वालों, तोलियों, लहूरों और अन्य स्थानीय गरीब लोगों का समर्थन मिला था। ठीक है, तो बड़े स्तर पर इन लोगों को समर्थन मिला ताकि ये लोग अपना विद्रोह कर सकें। विद्रोह संथाल अंततः ब्रिटिश के निर्दयतापूर्ण अत्याचारों का सामने में विफल रहे। ठीक है, तो अंत में क्या हुआ, वो लोग अपना जो विद्रोह है वो हार चुके थे क्योंकि ब्रिटिश शासन काफ़ी ज़्यादा क्रूर था। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हमारे टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको जितना हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।